पर बुलडोजर चलने में देर नहीं हुई और बीते 1.5 साल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने फैसलों से एक संदेश साफ दिया है कि राष्ट्रवाद से बढ़कर कुछ नहीं है। पौड़ी विधानसभा में बीजेपी विधायक ने मजार की छत बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिए। मुद्दा उठा तो सीधी चोट बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर हुई। खबर है कि पार्टी ने विधायक को जमकर फटकारा। वहीं विवादों वाली मजार की छत पर सरकारी बुलडोजर चलने में भी देर नहीं हुई। बीते 1.5 साल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजबूत राष्ट्रवाद का संदेश दिया है और संदेश ये भी कि गलती चाहे विधायक की क्यों न हो, कार्रवाई होगी। ऐसे में पौड़ी में मजार पर एक्शन को बीजेपी के दूसरे विधायक सही बता रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि कोई भी नेता पार्टी लाइन से बाहर नहीं है। निश्चित रूप से सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए और सभी के लिए लाइन भी है और सबके लिए ये पार्टी का निर्देश भी है कि ऐसी जगह कोई अपना धन न लगाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे धर्मांतरण कानून हो और चाहे ये अवैध मजारों का निर्माण हो, इन सबको जो तोड़ने का काम और जो धर्मांतरण कानून लाने का काम किया है वो निश्चित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सत्ता संभालने के बाद देवभूमि में सुरक्षा के साथ राष्ट्रवाद की भावना ने जोर पकड़ा है और ये बात अलग अलग फैसलों में साफ दिखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहला बड़ा फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लिया और उत्तराखंड ये फैसला करने वाला पहला राज्य बना। धामी सरकार ने उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से भी कड़ा धर्मांतरण कानून लागू करने का फैसला लिया और विधानसभा से विधेयक पारित करवाया। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध कब्जे करके बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाए जाने की कार्रवाई जारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लिया है कि अवैध कब्जे किसी भी रूप में हो, क्यों क्या मजार के क्षेत्र में तो बाकी धर्मों के क्षेत्र में हो, तो अवैध कब्जे हटने चाहिए। चाहे धर्म जबरन धर्म परिवर्तन का विषय है, उसको कठोरता से हम लोग लागू कर रहे हैं और एक नजीर पूरे देश के अंदर बन रही है। इसके साथ साथ हमारा ये जो 30% महिला आरक्षण का विषय है, इसको एक नजीर के रूप में हम राज्य के अंदर हम स्थापित कर रहे हैं। और खासतौर पर जो कब्जे की भूमियां हो रही हैं, आखिरकार अवैध कब्जे किसी भी रूप में हो, धार्मिक क्षेत्र में भी हो रहे हैं, तो वो आखिरकार उसका एक बड़ा विरोध हमारे राज्य में प्रारंभ से हुआ है और एक अच्छी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। कश्मीर में धारा 370 हटाने से लेकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ। वहीं पार्टी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के इन फैसलों से देवभूमि और पार्टी दोनों को फायदा होगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को लेकर राज्य की धामी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। 25 दिसंबर को राज्य में सुशासन दिवस मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री और विधायक चौपाल लगाएंगे। सभी जिलों में ग्राम चौपाल का आयोजन होगा। इसकी तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री ने सचिवालय में मीटिंग ली है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के सूखाताल में अतिक्रमण तोड़ने गई प्राधिकरण की टीम बैरंग लौट आई। अतिक्रमणकारियों और बीजेपी नेताओं के दबाव में प्रशासन बौना साबित हुआ और अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का समय देकर लौट आया। वहीं कई सरकारी कर्मचारी ही सरकारी काम में बाधा डालते दिखाई दिए, जो पालिका और प्राधिकरण की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। सुबह हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए प्राधिकरण की टीम फोर्स के साथ सूखाताल पहुंची, जहां कार्रवाई से पहले ही स्थानीय लोगों ने बुलडोजर का रास्ता रोक लिया। कई घंटे तक प्रशासन और स्थानीय लोगों में झड़प होती रही, लेकिन विधायक नैनीताल के हस्तक्षेप के बाद हाईकोर्ट के आदेश को पीछे कर प्रशासन ने 15 दिन अपनी कार्रवाई रोक दी है। तो दूसरी पूरा तोड़ने के लिए दूसरी तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने हमारा रास्ता रोका और बार बार इस बात का निवेदन करते रहे कि अभी उन्होंने सामान भी खाली नहीं किया, उनके सामान भी नुकसान हो जाएंगे। तो इन सारी परिस्थितियों को, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, उसको देखते हुए कुछ सहमतियां बनी, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो सभी से मैंने भी कह दिया 15 दिन का समय अभी प्रशासन से मांगा है कि जाड़ों का समय है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे। तो एक मेरे आश्वासन से और सभी स्थानीय लोगों के जो जनप्रतिनिधि आए थे, सभी के अनुरोध पर प्रशासन इस समय चला गया है। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर पुलिस द्वारा शराब पकड़ने के मामले पर सोशल मीडिया में कमेंट करना एक फेसबुक यूजर को महंगा पड़ गया। पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार वर्मा ने उसे अपने दफ्तर में तलब किया, साथ ही उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की। आपको बता दें कि बुधवार को पुलिस ने 56 पेटी शराब पकड़ी थी। इसको पुलिस ने अपने फेसबुक पेज पर भी डाला था, जिस पर एक फेसबुक यूजर ने कमेंट पर लिखा है कि उस पिकअप में 70 पेटी शराब थी, लेकिन पुलिस ने जब्त माल को कम दिखाया था।
इसके बाद पुलिस ने उसे बुलाकर 70 पेटी का वीडियो मांगा तो युवक ने बताया कि उसने नशे में ऐसा कमेंट किया था। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने इसमें जो है जांच पड़ताल कराई और उनको बुलाया रोहित बिष्ट को और उनसे पूछा गया कि क्या आप जो जैसा आपने क्लेम किया है कि आपके पास वीडियो है 70 पेटियों का, तो वो वीडियो आप हमें दिखाइए ताकि हम इसमें जिसमें जो भी कार्रवाई हो सके वो करें। उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने जो है शराब के नशे में वो काम किया था और उनको कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर शासन में एक और आईपीएस को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल बनी विशेष सचिव। 2005 बैच की आईपीएस अफसर है रिद्धिम अग्रवाल। इससे पहले आईपीएस अभिनव कुमार विशेष प्रमुख सचिव बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आज देहरादून में आयोजित फूड प्रोसेसिंग के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि हमारा राज्य अभी 22 साल का हुआ है और हम भी विकास करना चाहते हैं और देश के दूसरे राज्यों की तरह अग्रणी राज्यों में शामिल होना चाहते हैं। इसके साथ ही कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से दिल्ली से देहरादून की दूरी कम हुई है। उसके बावजूद भी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बड़ी है, हमारी बेरोजगारी की जो दर है वह कम हुई है और हम उस क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों से, चूंकि आप लोगों का पूरे देश में अनेकों स्थानों पर अपना काम भी है, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि परस्पर विश्वास के आधार पर हमारे जो कमिटमेंट्स हैं, जो हमारी सीख है, हमारा राज्य अभी 22 साल का हुआ है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत चीजें करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जो देश के प्रमुख राज्य हैं, देश के अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों में हमारी भी गिनती हो और उसके लिए हम सारी चीजें करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में एक नया शहर बसाने की तैयारी हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सोरघाटी में एक नया शहर वजूद में आ सकता है। नैनीसैनी एयरपोर्ट के पास 70 हेक्टेयर जमीन में प्लानिंग के साथ न्यू पिथौरागढ़ बनाने की कवायद हो रही है। शुरुआती सर्वे भी पूरा हो चुका है। पिथौरागढ़ में नैनीसैनी एयरपोर्ट के पास 77 हेक्टेयर जमीन पर न्यू पिथौरागढ़ बनाने की प्लानिंग चल रही है। इसके लिए मड़गांव की 25 हेक्टेयर जमीन, जबकि घुनसेरा की 15 हेक्टेयर, डुंगरी जोशी की 21 और जीवी की 16 हेक्टेयर जमीन ली जानी है। प्लान के मुताबिक न्यू सिटी कृषि और बंजर भूमि दोनों में तैयार की जानी है। नए शहर को कुछ इस तरह से प्लान किया जाएगा कि बिजली, पानी, सीवर, स्कूल और हॉस्पिटल की सुविधाएं आसानी से मिल सके। आवास विभाग से, प्लानिंग डिपार्टमेंट से कुछ टीम आई थी यहाँ कि उनका कथन ये था कि उन्होंने जो मैप देखा या जो भी पिथौरागढ़ का व्यू देखे, उसमें उनको एक नैनीसैनी के आसपास जो अच्छा पॉइंट मिला, उसको देख करके एक न्यू सिटी प्लान करने के डायरेक्शन शासन ने उन्हें दिए। नए शहर के लिए चिन्हित जमीन का सर्वे पूरा हो चुका है और नया पिथौरागढ़ बनता है तो पुराने शहर का बोझ भी काफी हद तक कम हो जाएगा। असल में पिथौरागढ़ शहर उत्तराखंड का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर है, लेकिन बिना प्लानिंग के बने इस शहर में अब कई दिक्कतें आने लगी हैं। सीवर से लेकर ट्रैफिक तक की समस्याओं से यहाँ लोग आए दिन जूझते रहते हैं। यही नहीं, शहर इस कदर भर चुका है कि कुछ भी नया प्लान करना आसान नहीं है। हालात तो यह है कि कुछ मोहल्लों में पैदल रास्ते तक बनाना असंभव है। अब ऐसे में नए पिथौरागढ़ की खासी जरूरत महसूस हो रही है। शासन ने पिथौरागढ़ को उन शहरों में शामिल किया है जहाँ न्यू सिटी बनाई जानी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा सदस्यता खत्म करने के मामले में विधायक उमेश कुमार को 3 हफ्ते का समय मिला है। उमेश पर उत्तराखंड जनता पार्टी का अध्यक्ष होने का आरोप है, जबकि नियमों के मुताबिक उमेश कुमार निर्दलीय होने के नाते कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। रविंद्र पनियाला ने विधानसभा अध्यक्ष के पास ये याचिका लगाई थी। पनियाला उमेश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं।
पनियाला ने बीएसपी से चुनाव लड़ा था और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण बोर्ड के 2 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही जस्टिस मनोज तिवारी की कोर्ट ने 20 दिसंबर तक जवाब फाइल करने का आदेश दिया है। इस रोक से 1724 फैक्ट्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जिन निर्माता, ब्रांड और आयातकों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अगली सुनवाई तक कर लें। दरअसल पीसीबी ने हाईकोर्ट के प्लास्टिक बंदी वाले आदेश का हवाला देते हुए 2 दिसंबर को 1724 उद्योगों के एनओसी रद्द कर दिए थे। के लिए हम माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें ये इंटरिम रिलीफ दिया है और इससे अभी हमारी फैक्ट्री चल पा रही हैं। अन्यथा ये फैक्ट्रीज हमको बंद करनी पड़ती, उसके लिए ना सिर्फ इकोनॉमिक लॉस होता बल्कि रोजगार पर भी संकट पैदा होता। प्लास्टिक का इस्तेमाल कर उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों की एनओसी रद्द करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद उद्योगपतियों ने राहत की सांस ली है। एसोसिएशन ने कहा है कि जल्द ही एसोसिएशन से जुड़े फैक्ट्री मालिकों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी बातचीत होगी। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब ब्लॉगर सौरभ जोशी ने हल्द्वानी और उत्तराखंड के लिए कहे अपने शब्दों के लिए माफी मांगी है। सौरभ ने कहा है कि उनका मकसद ये नहीं था। सौरभ ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हल्द्वानी और उत्तराखंड के लोग उनकी वजह से जानते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे ब्लॉग की वजह से ये सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में है। बता दें कि सौरभ जोशी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग हल्द्वानी और उत्तराखंड को उनकी वजह से जानते हैं। पहले इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन सौरभ सोशल मीडिया में इसके बात का विरोध हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। तो भी गाइस मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं भी 1-2 दिन से देख रहा हूँ काफी लोग ना उत्तराखंड के काफी कुछ बोल रहे हैं। मैंने एक ब्लॉग में बोल दिया था कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो कि मेरे ब्लॉग के थ्रू मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं। मैंने ऐसे बोला था कि मेरे ब्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड को। बस मैंने ये बोला था। मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं। तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर किसी को फिर भी बुरा लगा तो मेरी तरफ से सॉरी। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में 32 साल के सुनील हत्याकांड मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट के लिए अभी भी 3 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। 9 महीने पहले मसूरी में हुए हत्याकांड मामले में जांच कर रही एसटीएफ ने 12 संदिग्ध आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। दिल्ली सीएफएसएल की 4 अधिकारियों की टीम ने 3 दिनों तक 12 आरोपियों से पॉलीग्राफ के दौरान 120 सवाल किए। इसमें 3 हफ्तों में रिपोर्ट के बाद ही एसटीएफ को असली कातिल तक पहुंचाएगा। इसमें सीएफएसएल दिल्ली से सीनियर साइंटिस्ट लेवल के अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे और उनकी निर्देशन में ये सब कराया गया है। और इसकी रिपोर्ट आने में लगभग उन्होंने बताया है कि 3 हफ्ते का टाइम इसमें लगेगा, जिसमें पॉलीग्राफ रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी, तो उसके बाद ही हम फर्दर विवेचना में इसको सम्मिलित किया जाएगा। रानीखेत में नाबालिग से रेप और छेड़छाड़ के आरोपी दिल्ली सरकार में एडीएम एवी प्रेमनाथ को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अल्मोड़ा जिला प्रशासन के दखल के बाद एवी प्रेमनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। निचली अदालत में याचिका खारिज होने के बाद एवी प्रेमनाथ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आपको बता दें कि दिल्ली की एक नाबालिग ने दिल्ली सरकार के एडीएम पर आरोप लगाया था कि उसने लॉकडाउन के दौरान रानीखेत लाकर उसके साथ रेप का प्रयास और छेड़छाड़ की थी। इसके पहले प्रेमनाथ ने उसकी मां को जेल पहुंचाया और उसको छुड़वाने के नाम पर उसके साथ रेप का प्रयास किया था। रुड़की के भगवानपुर इलाके में एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप था कि 9 दिसंबर को शिक्षक ने कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र की पिटाई कर दी थी। इसके बाद से छात्र के नाक और मुंह से ब्लेड निकल रहा था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन छात्र ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं शिक्षक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की पिटाई के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में थाना भगवानपुर पर अंतर्गत धारा 304 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए उसमें एक अभियुक्त जीशान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अरुणाचल के तवांग में भारत चीन सीमा पर इन दिनों तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच आपस में झड़प हुई। आखिर क्यों और कैसे होती है झड़प, देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत चीन सीमा पर तैनात इन जवानों की चीनी सैनिकों से भिड़ंत कोई नई बात नहीं है। चीनी सैनिकों को पूर्वोत्तर में भारत चीन सीमा पर मैकमोहन लाइन में ऐसी हरकतें करते हुए 70 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। चीनी सैनिकों की इन्हीं हरकतों का जीता जागता उदाहरण है 1962 में भारत चीन युद्ध में सिपाही के तौर पर सीमा पर तैनात लांसनायक जगत सिंह, जिन्हें चीनी सैनिकों की हरकत आज भी याद है। भाषा तो उनकी बोलता आता नहीं है, तो वो ऐसे ऐसे बात करते रहते हैं और कभी कभी जो है हमारे ऊपर तो वो छेड़ाखानी कर देते हैं ना। और आगे आगे हमें जो आगे पीछे जो होते हैं, अपने बॉर्डर में रहते ही रहते हैं इधर ही, तो आगे पीछे हमसे बात भी कर लेते हैं वैसे कोई भाषा में ये। और आगे जो है सिर्फ जो बात हो जाएगी तो ऊपर से वो छेड़ाखानी कर देते हैं। ये तो रही 1962 के दौर में सिपाही रहे जगत सिंह जी की जुबानी, लेकिन हमारे जो जवान कुछ साल पहले ही भारतीय सेना से रिटायर हुए हैं, वो भी चीन की इसी हरकत के बारे में बताते हैं। चीन कभी जमीन कब्जाने की कोशिश करता है तो कभी चीनी सामान को भारतीय जमीन पर फेंककर उसे अपना जताने की कोशिश करता है। अपने मोर्चो खोद के जो है नीचे को मिट्टी डाल देंगे, जिससे कि हमारा लोकेशन नीचे को है और उनकी वो हाइट में है, तो वो लोग जो है हमें डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। कभी मोर्चा खोद के, कभी सिगरेट बीड़ी का डब्बा फेंक के, कभी जो है उसमें कब्जा करने की कोशिश जमीन पर कि ये हमारा है, कभी धक्का मुक्की कर देते हैं। और कभी कभी तो वो लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद ये हमारी जगह है और वहाँ पर जो है कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और हमारे जवान जो कभी LRP या गए होते तो उन पर छीटाकशी भी कर लेते हैं। दरअसल पूर्वोत्तर हो, लद्दाख या उत्तराखंड, सभी जगह चीन सीमा पर एक जैसी हालत है। सीमा पर एक बड़ा इलाका नो मैंस लैंड की तरह। कुछ पोस्ट पर तो दोनों देशों की सेना हमेशा आमने सामने रहती है। ऐसे में चीनी सैनिक कभी गंदे गंदे इशारे से तो कभी अपनी पोस्ट की लोकेशन चेंज कर भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश करते हैं, ताकि सीमा पर तनाव बढ़े। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में छठे सचिवालय क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। टूर्नामेंट में सचिवालय की 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। देहरादून के इंटरनेशनल स्टेडियम में टूर्नामेंट का शुभारंभ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अभिनव कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि बेहतर खेल से टॉप 11 की टीम नेशनल लेवल पर भी खेल सकती है। वहीं क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अनिल जोशी ने कहा कि हर साल टीमों की संख्या बढ़ रही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जो सचिवालय की जो अच्छी जो फाइनल 11 टीम है उसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करें, ताकि वो ना सिर्फ यहाँ हमारे यहाँ इन हाउस टूर्नामेंट में यहाँ ये लोग अच्छा खेलें और इसको एंजॉय करें, बल्कि नेशनल लेवल पे भी हमारे सचिवालय की टीम अच्छा परफॉर्म करे। 6-9 सालों में हमने देखा है कि किस तरह से लगातार खेल का स्तर ऊपर बढ़ा है, जागरूकता ऊपर बढ़ी है और आज 4 के बदले 9 टीमें यहाँ पर प्रतिभाग कर रही हैं। समय निकालकर अपने शरीर को और फिट रखने के लिए अपनी जो कोशिशें की जाती हैं, उससे निश्चित तौर पर कार्य में भी उसका प्रभाव पड़ेगा, कार्य संस्कृति भी उससे सुधरेगी। बागेश्वर जिले में नियमों को ताक पर रखकर अंधाधुंध खड़िया का खनन किया जा रहा है, जिससे गढ़वा सिरमौली गांव पर खतरा मंडरा रहा है, जहां कभी भी कोई बड़ी आपदा आ सकती है। ये पानी पूरा यहाँ तक जो बड़े बड़े पत्थर है, अभी भी अवशेष पानी का इनका है। परसों प्रशासन की टीम का विजिट था, तब इन्होंने थोड़ा पानी की निकासी की। अभी भी आप देख लो कितना कम समय में अच्छे मुनाफे के खेल में खड़िया खानों के लिए होड़ सी लगी हुई है। गढ़वा सिरमौली गांव के ऊपर कई खड़िया खाने चल रही हैं। लगातार बुलडोजर और पोकलैंड मशीनों से खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों को डरा धमकाकर खनन किया जा रहा है और ग्रामीण रात दिन डर के साए में जीने को मजबूर है। इतना बड़ा खतरा यहाँ के इतनी बड़ी आबादी को है। बारिश के दिनों में कोई भी यहाँ पत्थर लुढ़क सकते हैं, पानी यहाँ नीचे जाता है, रात दिन यहाँ मशीनें चलती हैं, तो लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और इनकी बात को अगर हमने शासन प्रशासन से तो कही, आज तक 10 सालों में कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। दिन रात भारी भरकम मशीनों के चलने से गढ़वा सिरमौली गांव पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि बड़े बड़े गड्ढों ने
तालाबों का रूप ले लिया है। गांव के आम रास्ते, नदी नाले, प्राकृतिक स्रोत खनन के मलबे से पट गए। अब ना तो ग्रामीणों के चलने के लिए रास्ते बचे और ना ही पीने के लिए पानी बचा है। ऊपर से गांव के ऊपर हो रहे खनन से पूरे गांव के अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया है। मेरी नातनी स्कूल जा रही थी 5-6 वर्ष की, ऊपर से पत्थर गिरा, मेरी नातनी मर गई थी। बाल बाल बच गई वो बच्ची मेरी। अगर वो मर जाती उसका जिम्मेदार कौन रहता? नहीं यहाँ पर चलने के लिए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए रास्ता है और न कुछ है। बारिश होती है तो यहाँ पे कट के पूरा घाटी के क्षेत्र में आ जाता है और कृत्रिम झील का कारण बनेगा, जो न केवल इस क्षेत्र के लिए को प्रभावित करेगा बल्कि जो निम्नवर्ती घाटीवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे फ्लश फ्लड का कारण बनेगा। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही सालों में जिले में 3 गुने से अधिक खड़िया खदानें चल रही हैं। अंधाधुंध खड़िया खनन पहाड़ों के लिए विनाश का कारण बन रहा है। ऐसे में मानव जनित कारणों से हर साल आपदा का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।